Jai Hind cadets. Yes, today we are studying about introduction of NCC. NCC के प्रस्तावना, NCC के परिचय के बारे में आज हम लोग जानेंगे। उससे पहले मैंने आप लोगों से बोला जय हिंद कैडेट्स। जय जय विजय हम लोग जानते हैं, हिंद को कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। कैडेट्स के लिए एक बार आज थोड़ा सा जान लें, उसके बाद विषय पर आ जाएंगे। कैडेट्स, कैडेट क्या है? कैडेट इज अ स्टूडेंट और ट्रेनी हु इज ट्रेनिंग टू बिकम एन ऑफिसर इन द मिलिट्री और पुलिस। मतलब कि छात्र या छात्रा जो सेना का या पुलिस का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो, ऐसा छात्र या छात्रा या ऐसा व्यक्ति जो सेना का या पुलिस का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो, एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो, उसे हम कैडेट बोलते हैं। तो आप लोग जो कैडेट्स हो वो आप लोग जानते हो कि हम एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण ले रहे हैं जो सेना से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको कैडेट्स कहा जाता है। चलिए, तो आप लोग जैसा जानते हैं, मेरा नाम हरिश्चंद्र तिवारी, लेफ्टिनेंट हरिश्चंद्र तिवारी, 58 उत्तर प्रदेश वाहिनी एनसीसी में कार्यरत हूँ। आज का जो विषय है इंट्रोडक्शन ऑफ एनसीसी, एनसीसी का परिचय, एनसीसी की प्रस्तावना। किसी भी विषय को जानने से पहले ये आवश्यक होता है कि हम उससे एक इंट्रोड्यूस हो लें, एक परिचय हो लें। परिचय क्या? मैं मानो आपसे मिला तो यकायक तुरंत तो बात नहीं होने लगेगी। सबसे पहले पूछेंगे, भाई आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आप मुझसे पूछेंगे। तो ये इसी को बोलते परिचय, इसी को बोलते इंट्रोडक्शन। तो हम एनसीसी तक पहुंचने के लिए एनसीसी का परिचय के बारे में आपको बताएंगे, फिर हम पहुंचेंगे एनसीसी तक। इसे ही हम अपनी भाषा में हिस्ट्री ऑफ एनसीसी कह सकते हैं, एनसीसी का इतिहास। तो शुरू करते हैं। तो एनसीसी के बारे में जब हम शुरू बात करना चाहें तो एनसीसी के पीछे जब हम लोग देखते हैं तो इसकी जड़ें हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध में दिखाई देती हैं। प्रथम विश्व युद्ध आप सबको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से प्रारंभ हुआ था, 1918 तक चला था। 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ होकर के और 11 नवंबर 1918 को ये समाप्त हुआ था। 1914 से 1918 तक की जो समयावधि थी, ये प्रथम विश्व युद्ध की समयावधि थी। इस समयावधि में मित्र राष्ट्र कौन से थे? यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, इटली, रूस, इन देशों का शेष दूसरे देशों से, जिन्हें हम केंद्रीय देश भी कहते हैं, उनसे इनका युद्ध हुआ। या यूं कहें कि पूरी दुनिया के देश, लगभग अधिकांश जो शक्तिशाली देश थे, वो दो हिस्सों में बट गए और दोनों में युद्ध हुआ। इस महायुद्ध को ही हमने प्रथम विश्व युद्ध का नाम दे दिया, क्योंकि इस युद्ध को होने में बहुत सारे छोटे छोटे से युद्ध लगे रहे। बाल्कन प्रायद्वीप में होने वाले युद्ध भी थे, बहुत सारे युद्ध होते रहे। तो उन सब की परिणति के रूप में एक विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध। इस विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र जीते, यूनाइटेड किंगडम जीता। युद्ध के पूर्व, एक वर्ष पूर्व ही 1917 में रूस मित्र राष्ट्रों के साथ अवश्य था, लेकिन रूस में एक बोल्शेविक क्रांति हुई 1917 में, और रूस उस क्रांति में उलझ करके अपने आप को वो युद्ध से उसने अलग कर लिया। फिर भी मित्र राष्ट्र जीते, लेकिन इसके परिणाम प्राप्त होने के पश्चात, जीतने के पश्चात भी ब्रिटेन को, यूनाइटेड किंगडम को ये लगा कि कहीं ना कहीं
ऐसी आपातकालीन ऐसी स्थितियों में यदि हमारे पास एक रक्षा का द्वितीय पंक्ति अगर तैयार हो तो कितना अच्छा हो सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही 1917 में 1917 में यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना कर दी जाती है। हम सबको पता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो भारत में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों के द्वारा यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना कर दी जाती है। यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना के बाद सन 1920 में एक प्रादेशिक सेवा अधिनियम पास होता है और उसके बाद इस यूनिवर्सिटी कोर का नाम परिवर्तित करके यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर कर दिया जाता है। 1942 में इसी का नाम परिवर्तित करके यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर यूओटीसी कर दिया जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी कोर की जो स्थापना हुई कब हुई? 1917 में हुई। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 1917 में यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई थी और इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक यूनिवर्सिटी कोर का एक ट्रुप स्थापित कर दिया गया था 1917 में ही। फिर बाद में और ट्रुप के गठन हुए, स्थापना हुई और विश्वविद्यालयों में इसका विस्तार हुआ, लेकिन सबसे पहले पहला ट्रुप कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1917 में गठित किया गया। वहीं से यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना मानी जाती है। तो ये एक पहलू था। हम जानते हैं कि 1947 में हम पूर्णतः आजाद हो गए। 15 अगस्त 1947 का दिन वो दिन है जब हमारे देश ने पूर्ण आज़ादी की सांस ली। हम लोगों ने पूर्ण आज़ादी की सांस ली, किंतु इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 15 अगस्त 1947 14 अगस्त 1947 तक हम आज़ाद नहीं हुए थे। ये कह सकते हैं कि पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इसी की प्रत्याशा में कि देश आजाद होने वाला है, ईयर 1946 सन 1946 में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति सन 1946 में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना या गठन पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में कर दिया जाता है। सन 1946 में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की गठन पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में कर दिया जाता है और यह समिति का गठन के इसलिए किया गया कि इस कमेटी को बताना था कि क्या देश में राष्ट्रीय कैडेट कोर जैसे दल का गठन होना चाहिए, क्या इसकी स्थापना की जानी चाहिए, क्या ऐसे संगठन की आवश्यकता है, ये संगठन क्या हमारे राष्ट्र के काम आ सकता है। अन्य विषयों को लेकर ये कमेटी गठित की गई। पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी और इन रिपोर्ट्स को तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद 1948 में अप्रैल 1948 में एनसीसी एक्ट बना दिया गया जो संविधान की धारा 31 में उल्लिखित हो गया। संविधान की धारा 31 में एनसीसी एक्ट का उल्लेख हो गया और
एनसीसी की स्थापना होगी। तो प्रश्न आता है एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो एनसीसी की स्थापना अप्रैल 1948 में हुई है। एनसीसी ने फॉर्मल रूप में अपने आप को जुलाई 1948 में स्थापित कर पाया। ऐसा इसलिए कि एनसीसी की स्थापना तो हो गई, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एनसीसी जो है वो छात्र छात्राओं से संबंधित है, और छात्र छात्राओं के कॉलेज विद्यालयों के जो एडमिशन्स हैं वो प्रवेश जुलाई में होते हैं। तो शायद इसी वजह से फॉर्मल रूप में एनसीसी 16 जुलाई 1948 में अस्तित्व में आ जाती है। 16 जुलाई 1948 से एनसीसी में प्रवेश प्रारंभ हो जाते हैं। इस तरीके से एनसीसी की स्थापना हो जाती है। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पुनः अब अपने विषय के एक विशेष शब्द पर चर्चा कर लेते हैं। क्या? राष्ट्रीय कैडेट कोर। जी, इसका नाम राष्ट्रीय कैडेट कोर क्यों रखा गया, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का मतलब क्या है? अर्थ तो जानना ही चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं, राष्ट्रीय का मतलब हम सब जानते हैं, एक राष्ट्र के निवासी, एक संविधान के मानने वाले जहां जहां हैं उन सब से संबंध होता है राष्ट्र का। तो एक राष्ट्र के लोगों के लिए कैडेट माने जानते हैं। कैडेट माने होता है प्रशिक्षु। कैडेट माने प्रशिक्षु। प्रशिक्षु कौन? जो जिसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण विद्यालयों में, महाविद्यालयों में किसे दिया जाएगा? विद्यालय और महाविद्यालय में स्टूडेंट पढ़ते हैं या छात्र पढ़ते हैं, तो उन्हें प्रशिक्षु कहते हैं। तो इसीलिए दूसरा शब्द आया राष्ट्रीय के साथ प्रशिक्षु। कैडेट माने प्रशिक्षु, प्रशिक्षु माने यहां चूंकि विद्यालय है तो वहां छात्र आ गए, तो राष्ट्रीय छात्र। और कॉर्प्स माने, आपको इसके पहले भी बताया, कॉर्प्स माने होता है किसी विशेष प्रकार के सेना या पुलिस का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले को प्रदान करने वाली जो सैनिक टुकड़ी होती है या प्राप्त करने वाले जो लोग होते हैं, उस टुकड़ी को कॉर्प्स बोलते हैं। तो कॉर्प्स हो गया एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली टुकड़ी। अब विद्यालय महाविद्यालय में विशेष प्रकार का प्रशिक्षण जो प्राप्त कर रही है टुकड़ी, तो उसको हमने दल का नाम दे दिया। और चूंकि सेना से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करे तो उसे बोल दिया सैन्य दल। अब यहाँ पर हमारे यहाँ कॉर्प्स का मतलब आ गया सैन्य दल, कैडेट का मतलब आ गया छात्र, और नेशनल का मतलब राष्ट्रीय। तो अब हिंदी में इसका पूरा नाम बना राष्ट्रीय छात्र सैन्य दल, राष्ट्रीय कैडेट कोर। इस तरीके से राष्ट्रीय कैडेट कोर का नाम रखा, क्योंकि ये हमारे पूरे नेशन के लिए था, राष्ट्र के सभी निवासियों के लिए था। और जिस मंशा के साथ इस राष्ट्रीय छात्र सैन्य दल का गठन किया गया, उसमें सबसे मुख्य जो अवधारणा थी, जो उद्देश्य था, वो ये था कि देश के युवाओं युवतियों को, देश के युवाओं और युवतियों को नर्चर करना। नर्चर माने नर्सरी, जानते हैं आप लोग? नर्सरी, नर्सरी सब जानते हैं, जो जहाँ पौधों का पोषण होता है, छोटे छोटे से पौधे लेकर के उन्हें ग्रो किया जाता है, उन्हें एक विशेष प्रकार से फिर एक बॉक्स में या एक पॉलीथीन में लपेट के उनको धीरे धीरे करके बड़ा करके उनको पालन पोषण करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं और नर्सरी वगैरह से अपने लिए उसको परचेज करके ले आते हैं और फिर उसको अपने घरों में आरोपित कर देते हैं। तो नर्सरी वह स्थान है।
इसी तरीके से इसी शब्द से निकला है नर्चर। और ये जो एनसीसी है वो नर्चर करती है युवाओं और युवतियों को, अर्थात छात्र छात्राओं को। किसके लिए नर्चर करती है? कि देश को आवश्यकता पड़ने पर एक चरित्रवान, एक जिम्मेदार नागरिक प्राप्त हो सके, जो राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा को लगा सके। मतलब युवाओं को ऐसे प्रशिक्षित करना कि जो कि अपनी ऊर्जा को राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के उत्थान में प्रयोग कर सके। तो इस प्रकार से एनसीसी की स्थापना का जो अवधारणा थी वो थी कि राष्ट्र के युवाओं को नर्चर करके, राष्ट्र के युवाओं को नर्चर करके इनको एक ऐसी दिशा देना जिससे कि राष्ट्र का निर्माण हो सके और राष्ट्र के लिए ये जिम्मेदार नागरिक तैयार हो सकें। ये इसका उद्देश्य था। तो इस तरीके से राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब होती है? 1948 में, 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना होती है। अप्रैल 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना होती है। आपको इस वर्ष को ध्यान रखना होगा। आपको ध्यान रखना होगा किस समिति की सिफारिश पर? तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति का गठन किया गया था। समिति का नाम क्या था? राष्ट्रीय कैडेट कोर। अध्यक्ष कौन थे उसके? पंडित हृदयनाथ कुंजरू। इस समिति की स्थापना कब हुई या गठन कब हुआ? 1946 में। इसी समिति की सिफारिशों पर 1948 में संविधान के आर्टिकल 31 के तहत एनसीसी एक्ट बना और एनसीसी एक्ट ने फिर देश में एनसीसी की शुरुआत कर दी। तो ये था एनसीसी की स्थापना का। एनसीसी की स्थापना 1948 में हो जाती है, लेकिन 1948 में केवल छात्रों के लिए ही एनसीसी है। फिर 1949 में राष्ट्रीय कैडेट कोर में छात्रा प्रभाग को भी शामिल कर लिया जाता है। 1948 में छात्रा प्रभाग को एनसीसी में शामिल, 1949 में छात्रा प्रभाग गर्ल्स विंग को भी एनसीसी में शामिल कर लिया जाता है। तो 1948 में स्थापना के बाद छात्राओं को कब शामिल किया गया? 1949 में। 1950 में एनसीसी में एयर विंग की 2 यूनिट खड़ी की जाती हैं, अर्थात वायुसेना का प्रशिक्षण भी एनसीसी में प्रारंभ कर दिया जाता है 1950 से। और इसमें दो टुकड़ियों को शामिल कर लिया जाता है, जिनमें से एक जो वायुसेना की जो स्क्वाड्रन थी वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में गठित की जाती है और दूसरी गठित की जाती बम्बई विश्वविद्यालय में। इस तरीके से एनसीसी में वायुसेना का भी प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाता है 1950 से। तो 1950 में वायुसेना एनसीसी की शुरुआत हो जाती है और 2 ट्रुप का इस शुरुआत में गठन होता है बम्बई में और कलकत्ता में। सन 1952 में एनसीसी का जो सेना का एक तीसरा और अंग था नेवल विंग या नौसेना के प्रशिक्षण को भी 1952 में शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार से एनसीसी ने तीनों सेनाओं के प्रशिक्षण को प्रारंभ कर देती है सन 1952 से। 1952 में सेना के तीनों प्रभाग, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों का प्रशिक्षण एनसीसी में छात्र छात्राओं को प्रदान किया जाने लगता है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि एनसीसी एक त्रिसेवा संगठन है। त्रिसेवा संगठन का सीधा सा मतलब है सेना के तीनों
अंग जल, वायु और थल तीनों ही सेनाओं के प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज एनसीसी की जो स्थापना थी, कैसे एनसीसी की स्थापना हुई, उसके बारे में हम लोगों ने आज जाना। कल हम लोग इसके आगे एनसीसी का उद्देश्य क्या है और एनसीसी को एक समय पर कंपलसरी भी किया गया था, क्यों किया गया था, अर्थात अभी इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा और छूट जाता है, उसको कल शामिल करते हुए और एनसीसी के उद्देश्य पर कल चर्चा करेंगे। एनसीसी का जो ध्येय वाक्य है उसको हम लोग अवश्य चलते चलते ध्यान रखें। एनसीसी का ध्येय वाक्य है एकता और अनुशासन। तो मोटो ऑफ एनसीसी है एकता और अनुशासन। आप लोग ध्यान रखें। आज के वीडियो में कुछ प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन प्रश्नों में मैं उत्तर नहीं बोलूँगा, उत्तर आपको बोलना है। सबसे पहला, यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना कब हुई? आप जानें। भारत में एनसीसी की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया? भारत में एनसीसी की स्थापना के लिए पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई वो कब की गई? भारत में, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब हुई? एनसीसी में छात्राओं को कब शामिल किया गया? सारे प्रश्न आपके वीडियो में हैं, आप दोबारा भी सुन सकते हैं और ध्यान से सुना होगा तो आपको सारे प्रश्न के उत्तर स्वतः मिल रहे होंगे। और फिर प्रश्न आता है कि एनसीसी में वायुसेना एनसीसी की शुरुआत कब होती है? और आज का अंतिम प्रश्न है कि एनसीसी में तीनों सेनाओं के प्रशिक्षण को कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद। आज का वीडियो यहीं पर पूर्ण होता है। अगले वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।